हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इमरजेंसी प्रोविजंस की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस की बात आपकी की गई है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल्स को हम कहते हैं, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की जो अवधारणा है और जो आपका प्रेसिडेंट रूल की जो अवधारणा है, ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, वहां से लिया गया है, जबकि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया गया है। ठीक है। So, emergency provision in Indian Constitution empower the president to declare three type of emergencies. Emergency provision जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो तीन तरह की इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। सबसे पहली जो है ये है आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी कब कब लगती है? वॉर में लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन में लगती है, या आर्म्ड रिबेलियन में। या तो हम किसी के साथ युद्ध में उलझे हों, या भारत के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, या भारत के अंदर क्या हो जाए, आपका आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार आपकी लगी है। 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम पे आपकी लगी थी, 71 में इंडो पाकिस्तान वार के टाइम पे लगी थी, और 75 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। बच्चों, 1976 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह ही आर्म्ड रिबेलियन शब्द को आपका जोड़ा गया था। नेशनल इमरजेंसी का प्रोसेस क्या है भाई? नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए यह जरूरी है कि जो कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट को लिखित में सूचना देगी। 1976 से पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले नेशनल इमरजेंसी को केवल बोलने भर से लगा दिया जाता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बोल दे प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता था। लेकिन 1978 के बाद, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये घोषणा की गई कि अब प्रेसिडेंट को लिखित सूचना देनी होगी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो ही प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी की घोषणा आपका करेगा। जब भी इमरजेंसी की घोषणा आपकी होगी तो 30 दिन के भीतर उसको लोकसभा में पास कराना क्या है आपका जरूरी है। संसद से 30 दिन के भीतर वो पास होना चाहिए। एक बार 30 दिन के भीतर यानी कि 1 महीने के अंदर अगर इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है तो इमरजेंसी जो है 6 महीने के लिए लगाई जाएगी, जो कि 6 महीने करके इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है। लेकिन हर 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। A proclamation of national emergency may apply to the entire country or only a part of it. देखो, जो इमरजेंसी है उसको आपका पूरे भारत में लगाए जा सकते हैं या भारत के किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। ठीक है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1977, वो प्रेसिडेंट को इनेबल करता है कि वो भारत के किसी एक भाग में क्या लगा सकते हैं, आपका इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या होते हैं भाई? नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर और स्टेट रिलेशन में भी इफेक्ट आपके पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाता है। ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे यहाँ सारे के सारी पावर कहाँ चली जाती है? आपकी सेंटर के हाथ में चली जाती है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है, शांति के टाइम पे फेडरल है, और इमरजेंसी के टाइम पर क्या है? यूनिटरी है। तो अगर इमरजेंसी आपकी लगती है तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? आपके प्रेसिडेंट के पास या सेंटर के पास आपकी चली जाती है। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। स्टेट असेंबलीज का भी कार्यकाल आपका बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 358 इस बारे में बात करता है कि फंडामेंटल राइट जो है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में जो आपके फ्रीडम्स आपके दिए गए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। वो भी किस आधार पे? अगर लड़ाई हुई है और एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, नॉट ऑन आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे आप आर्टिकल 19 को क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते। ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 20, 21 ऐसे राइट्स हैं जिनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेट इमरजेंसी, या इसको प्रेसिडेंट रूल भी आपका कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। तो इसमें 2 आपके आर्टिकल हैं। पहला है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 तब लगाया जाता है कि जब प्रेसिडेंट को यह लग जाए कि स्टेट गवर्नमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशनली रन नहीं कर सकती,
स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो सरकार बनाकर बैठे, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रेसिडेंट है वो स्टेट में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 365 में तब इमरजेंसी आपकी लगती है कि जब स्टेट जो है सेंटर के द्वारा दिए गए जो आपके डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने में आपका फेल रहता है, क्योंकि ये जरूरी है कि कुछ मैटर्स में स्टेट की कंप्लायंस होती है किसके साथ, आपकी सेंटर के साथ। तो अगर स्टेट सेंटर के किसी भी डायरेक्शन को एक्लेम करने में या काम करने में असफल आपका रहता है तो उस बेसिस पर आर्टिकल 365 के तहत क्या लगाई जा सकती है, आपकी इमरजेंसी आपकी लगाई जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेजेंट रूल का इफेक्ट क्या होता है? The state government is typically dissolved and the state legislative assembly is suspended। जब भी प्रेजेंट रूल आपका लगता है जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है और जो असेंबली है उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट एज्यूम्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यूजुअली थ्रू द गवर्नर। जो प्रेसिडेंट है वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करता है गवर्नर्स के थ्रू, यानी कि गवर्नर के पास सारी पावर आपकी चली जाती है। लॉज मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड रिमेन इन इफेक्ट आफ्टर द रूल इज रिवोक्ड अनलेस द स्टेट असेंबली रिपील्स देम। ठीक है, जो भी लॉज इस समय आपके बनाए जाते हैं उनको अगर स्टेट असेंबली चाहे तो उनको हटाया जा सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द स्टेट शिफ्ट टू प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। जो राज्य को मिलने वाला जितना भी फाइनेंशियल हेल्प है, कंट्रोल है, एड है, वो कहां चला जाता है, आपके प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के पास चला जाता है। यानी कि स्टेट का जो भी पैसा है अब उसको कौन खर्च करेगा, प्रेसिडेंट खर्च करेगा या पार्लियामेंट खर्च करेगा। द प्रोसेस रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 2 months। जो प्रोसेस है स्टेट इमरजेंसी का उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर, यानी कि अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर। और जो रूल है वो इनिशियली 6 months के लिए होता है, जिसकी एक्सटेंशन जो है 3 साल तक आपकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इस बारे में बात करती है कि अगर कंट्री के सामने फाइनेंस का खतरा पैदा हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस, कैश क्रंच आपका खड़ा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान लोगों की सैलरीज वगैरह रोकी जा सकती है, सैलरीज वगैरह काटी जा सकती है, जितने भी मनी बिल वगैरह हैं पार्लियामेंट में पेंडिंग उनको भी आपका रोका जा सकता है। आप केवल प्रेसिडेंट की सैलरी में कोई कटौती नहीं करेंगे, उसके अलावा भारत में सारे के सारे फाइनेंस, ग्रांट, एड में क्या की जा सकती है, आपकी कटौती की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है और इसको जैसे मैंने कहा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया गया है। While financial emergencies affect the executive authority of the union extend to giving direction to any state regarding observance of canons of financial propriety as specified in direction। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी लगेगी तो सेंटर जो है वो स्टेट को क्या कर सकता है, आपका निर्देश दे सकता है कि वो अपने फाइनेंसेस को किस तरह आपका इस्तेमाल करे। दिस एसेंशियली ग्रांट्स द सेंटर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द स्टेट। इस तरह से जो आपके सेंटर है वो क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है स्टेट के फाइनेंसेस। जैसा मैंने कहा कि जब आपका इमरजेंसी आपकी लगती है उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सेंटर के पक्ष में झुकता है। तो इमरजेंसी के दौरान हमने देखा कि किस तरह सेंटर की पावर आपकी बढ़ जाती है, स्टेट की पावर्स आपकी कम हो जाती है। तो बच्चों ये थे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। जय हिंद।